BACS एकेडमी इंदौर की एक जानी मानी एकेडमी से मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस एक नए वीडियो के साथ। BACS जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं एक जाना माना नाम, इसने कई प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत सारे बच्चों इससे निकलकर अपनी सफलता के परचम तक पहुंच चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी यहाँ अध्ययनरत होकर अपनी प्रयासों को सफल करने के लिए लगे हुए हैं। उन्हीं के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए BACS एकेडमी हमेशा आपके मुकामों तक पहुँचाने के लिए लगी रहती है। मैं सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, जैसे कि यहाँ पर पटवारी, MPSI, MPSC वगैरह सभी की तैयारी यहाँ पर होती है एक ही छत के नीचे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बहुत बखूबी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं SSC GD, जैसा कि हम देख रहे हैं कि SSC GD अभी वर्तमान में बहुत जल्दी आने वाली परीक्षा है और इसी की तैयारी के लिए हमारे BACS के फैकल्टीज़ जो हैं वो आपके सामने अपने अलग अलग विषयों के वीडियोस लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इन्हीं सारे वीडियोस को आपकी तैयारी के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। इसी में हिंदी विषय के अंतर्गत मैं मोहन मोदी आपके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, इन्हें आपके सामने लेकर आऊँगा और इन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। इन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो BACS का ये एक अनूठा प्रयास आपके लिए है, इसका BACS का एक सराहनीय प्रयास आपके लिए है। BACS इस प्रकार से ये प्रयास आपके लिए करती रहती है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर अव्वल आएँ, प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आप सभी लोग सफल हों। इसके लिए अलग अलग फैकल्टियों के माध्यम से ये वीडियोस बनाकर आपके सामने लाए जाते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं मोहन मोदी आपको हिंदी के सारे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। इसमें जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने इसमें आते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम BACS के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। जैसा कि आपके सामने है SSC GD। SSC GD जो है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके सिलेबस के सामने मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके सिलेबस के बारे में, जैसे कि इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये आएंगे। उपसर्ग प्रत्यय के बाद इसमें आपको पलविलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द है, ठीक है, ये आएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि पटवारी का जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता सिलेबस जो है वो हमारा SSC GD का सिलेबस इसमें आता है। तो इस प्रकार के सिलेबस में से बनने वाले प्रश्न जो हैं वो मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। रोज़ आप इस प्रकार से मेरा वीडियो देखते रहेंगे। इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपके सामने जो है ये सारी बातें आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो BACS का ये अनूठा प्रयास आप सभी के लिए है। देखिए, एक बार मैं आपको सिलेबस फिर से इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इसमें उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, संधि और संधि विच्छेद हमें पढ़ना रहेगा। संधि विच्छेद के बाद विलोम शब्द पढ़ना रहेगा, पर्यायवाची रहेंगे। पर्यायवाची शब्द के बाद वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द आएंगे। वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, समास है, संज्ञा है, अनेकार्थी शब्द हैं, वाच्य है, क्रिया है, शब्द युग्म है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर देखें तो यही 15 से 20 टॉपिक जो हैं ये हमारे SSC GD के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी विषय में कवर होते हैं, जिसे हम बाकी विषयों की तैयारी के लिए भी तैयार करते हैं। उन्हीं बाकी विषयों की तैयारी जैसे हम कह सकते हैं कि MPSI के लिए या किसी और भी परीक्षा जो इसमें आप हिंदी आ रही है उसकी तैयारी के लिए आप हिंदी में जो तैयार करते हो वही बेसिक टॉपिक्स आपके सामने मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आपको और अच्छे से क्या हो वो चीज़ अच्छे से समझ में आए, हर चीज़ को आपको काफ़ी गहराई से उसका अध्ययन कर पाएँ, इसी के लिए मैं आपके सामने ये प्रश्न लेकर आया हूँ। इन्हीं प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि SSC GD जो आने वाली परीक्षा है इसमें हिंदी का जो पार्ट है उस पार्ट में मैं चाहूँगा कि आपके सारे प्रश्न जो हों वो सही हों।
एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग तैयारी तो करते हैं हर परीक्षा की, सारी परीक्षाओं की तैयारी हम करते हैं, हिंदी पढ़ते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा। ऐसे सारे कंफ्यूजन हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर क्लियर कर पाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो गलत नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंटली क्या कर पाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे और आपके नंबर नहीं जाएंगे। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि अगर आप हिंदी की परीक्षा अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो हिंदी के अंदर आपको 100% पूरे आपके जितने भी उसमें मार्क्स हैं उतने से पूरे मार्क्स आपको हिंदी में मिलना चाहिए। इसी प्रयास को लेते हुए मैं क्या कर रहा हूं, एसएससी जीडी के लिए जो आने वाले सिलेबस है उस सिलेबस में से रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग जो है स्टडी करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो काफ़ी आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देना रहेगा, तो बाकायदा मैं उसमें आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि उस क्वेश्चन के अंदर आप पूरी तरह से महारत हासिल करते हुए उसका आंसर आप दे पाओ और किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के अंतर्गत जो परीक्षा है उसमें हिंदी वाला पार्ट, हिंदी वाले पार्ट के अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिलेबस डिस्कस किया आपके सामने कि वही 15 से 20 टॉपिक हैं, जिसमें उपसर्ग आना है, प्रत्यय आना है, विलोम शब्द आना है, पर्यायवाची शब्द आना है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द आना है, मुहावरे आना है, कहावतें आना है, ठीक है, फिर संज्ञा है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय है। इस तरह के बहुत सारे बेसिक जो टॉपिक्स हैं उन सारे हिंदी के बेसिक टॉपिक्स पर क्या है, प्रश्न आपके सामने बनेंगे। देखिए, जैसा कि आपको दिख ही रहा है हमारी पहली स्लाइड आपके सामने, इस पहली स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम का चयन करें। इसमें विलोम शब्द आ रहा है। अब विलोम शब्द बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पता ही है, मुझे घर समझाने की विलोम शब्द जरूरत नहीं पड़ेगी। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ तक कि बहुत सारे एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप विलोम शब्द तैयार करते ही हो। और तकरीबन सभी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं जिसमें हिंदी विषय आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी है जिसमें हिंदी विषय आ रहा है, उसमें कोई एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें विलोम शब्द ना पूछा गया हो। इसलिए विलोम शब्द तो सभी परीक्षाओं के अंदर वो पूछेगा ही, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, XYZ कोई सी भी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में आप ये मान के चलो कि विलोम शब्द का एक प्रश्न आपका आएगा ही। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो विलोम शब्द को बहुत अच्छे से करो, जिससे कि एक क्वेश्चन अगर विलोम शब्द का आता है तो हमारा 1 नंबर क्या होता है उसमें पक्का होता है। तो विलोम शब्द का एक प्रश्न आना ही है। जैसे कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कपूत। कपूत, जब बात चल रही है यहाँ पर कपूत की, तो हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को भी लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय को भी लेकर चलेंगे तो यहाँ पर कपूत शब्द जो आपको दिख रहा है, ये कपूत शब्द की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये कपूत शब्द आपके सामने है। कपूत शब्द जो है ये क्या होता है, किसे कहते हैं कपूत, ठीक है। पहली बात तो आप शब्द पे गौर करिए, इसका विलोम हमें बताना है कपूत का, वो तो हम जानते ही हैं, पर इस कपूत को क्या कहेंगे, इसका विलोम, विलोम तो तब बता पाएंगे जब उस शब्द का मतलब आपको पता होगा। जब उस शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप विलोम कैसे बता पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो अगर कोई शब्द आपके सामने आता है, अगर विलोम पूछा भी जाता है, तो जिसका विलोम पूछा जाता है उसके बारे में, उस शब्द के बारे में आपको पता होना, वो शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करो पहले तो, कि उस शब्द का मतलब क्या निकलता है। जब आप उसका अर्थ निकाल लोगे, उस शब्द से परिचित होंगे, तो ही तो आप उसका विलोम बता पाओगे। अगर शब्द का अर्थ नहीं पता, शब्द का आपको शब्द से परिचित नहीं हुआ आप, तो आप उसका विलोम कैसे बता पाओगे। इसलिए आप शब्द पहले हम क्या करते हैं, इस शब्द पर गौर करिए। कपूत शब्द हमारे सामने है, तो इसलिए कपूत शब्द का अर्थ क्या हुआ। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय भी हमारे सिलेबस में है। कपूत, कपूत शब्द जो है वो क्या हुआ, 2 प्रकार के, इसमें एक तो है शब्दांश और एक है शब्द। याद रखें, जब भी मैं बात कर रहा हूं उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो अपने आप में पूरा शब्द नहीं होता। उपसर्ग कभी भी अपने आप में पूरा शब्द नहीं होता। उपसर्ग जो होता है वो होता है शब्दांश, शब्द का अंश होता है उपसर्ग।
किसी शब्द का अंश जो है वो उपसर्ग कहलाता है। तो क्या हुआ, ये जो है अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, बल्कि ये जो शब्दांश है वो किस में जुड़ेगा, मानक शब्द में जुड़ेगा। याद रखें ये शब्द मानक है। पूत का अर्थ तो जानते हैं, पूत का अर्थ क्या होता है, पूतने होता है बेटा, है ना। तो पूत का अर्थ जब बेटा होता है ये मानक शब्द कहलाया। इस मानक शब्द में क्या कर रहे हैं हम लोग, जब शुरू में एक शब्दांश को जोड़ते हैं, शब्दांश जुड़ गया जब मानक शब्द में, तो जुड़ने वाला जो शब्दांश है वो शब्दांश ही क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग क्या हुआ, ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर क्या कर रहा है, शब्द का अर्थ और शब्द का स्वरूप क्या कर देता है, बदल देता है। उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। अब क क्या है, हमारा उपसर्ग है। शब्दांश मैंने बताया, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, शब्द का टुकड़ा है। शब्द का अंश है, शब्द का टुकड़ा है, इसका मतलब उसका कोई अपने आप में अर्थ तो हो ही नहीं सकता। तो उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हम किसी भी वाक्य में नहीं करते, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम किसी वाक्य में करते ही नहीं है। पर हाँ, जब वो किसी मानक शब्द के पहले जुड़ता है, जब वो किसी मानक शब्द के पहले जुड़ता है तो क्या करता है, वो शब्द का अर्थ देना शुरू कर देता है, या शब्द का अर्थ हमको मिलता है। शब्द का अर्थ कब मिलेगा, जब वो किसी मानक शब्द के पहले जुड़ेगा। अब जैसे देखिए मैं बात कर रहा हूं, क प्लस पूत बराबर क्या बन गया था, हमारा कपूत बन गया था। वेरी गुड, सही है। केवल क का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता क्या, शब्दांश है, शब्द का अंश है, शब्द का टुकड़ा है ये, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। अगर करने भी जाओगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। जैसे कि अगर मैं केवल क का प्रयोग करूं, उसका क अच्छा है, उसका क अच्छा नहीं है, उसका क, व्हाट इज क का मतलब नहीं निकल रहा ना यहाँ पर मैं कहूँ उसका कपूत, उसका सपूत अच्छा है, उसका सपूत आज्ञाकारी है, उसका क आज्ञाकारी है, उसका कपूत आज्ञाकारी, उसका सपूत आज्ञाकारी। तो मैंने कहा कपूत सपूत से क्या है, वाक्य का सेंस पता चलता है। लेकिन अगर केवल मैं क लगा दूं तो क से कोई वाक्य का सेंस नहीं मिलता, इसलिए क्योंकि क क्या है, अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, मानक शब्द नहीं है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता तो हम इसका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब ये ही किसी मानक शब्द के पहले जुड़ जाएगा तो उस दशा में इसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। उस दशा में से उपसर्ग कहेंगे और तब ये अर्थ देने वाला हो जाएगा। पूत का अर्थ होता है बेटा, लेकिन जब इसके साथ क्या लग गया, क लग गया। पूत का अर्थ होता है बेटा, पर जब हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं, क का प्रयोग कर रहे हैं, ये क का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या बन गया, वो कपूत बन गया। यहां क का अर्थ निकलता है बुरा, अच्छा जो ना हो उसे हम बुरा कहते हैं। तो ऐसा कपूत यानी जो माता पिता का आज्ञाकारी नहीं, सद्गुणी नहीं है ना, जो गलत रास्ते पर निकल चुका हो, ऐसे बेटे को क्या कहा जाता है, कपूत। तो हमने देखा, साथ ही साथ हम विलोम शब्द के साथ साथ क्या पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द के साथ साथ हम लोगों ने उपसर्ग का भी ज्ञान ले लिया। ऐसे ही में मल्टी लिंकिंग बनाकर, आपको मल्टी लिंकिंग का मतलब ये कि क्वेश्चन तो एक रहेगा, उससे संबंधित जो जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो सारी जानकारी मैं क्या करता जाऊंगा, आपको इस लेक्चर के माध्यम से समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन भले ही 20 होंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आप बहुत सारे टॉपिक्स क्या कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे, जिससे कि आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के अंदर देने वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें आप गड़बड़ नहीं करोगे और आपका आंसर क्या होगा, 100% 100% क्या होगा, आपका सही जाएगा। जैसे कि अभी क्वेश्चन तो मैंने आपको विलोम शब्द बताना है, कपूत का विलोम क्या होता है, लेकिन उसके माध्यम से मैंने क्या बता दिया आपको यहाँ पर, उसके माध्यम से मैंने आपको उपसर्ग का प्रयोग करना बता दिया कि उपसर्ग का प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें यही देखना है, क्या देखना है कि अगर हम विलोम शब्द, हमारे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि इसका विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द का चयन करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विलोम शब्द का चयन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कंडीशन देंगी, विलोम शब्द हर एग्जाम में आएगा, जहां पर हिंदी का पेपर होगा, जिस एग्जाम में विलोम शब्द वो पूछेंगे ही पूछेगा। तो विलोम शब्द तब मान के चलो कि आप तैयार कर ही लेना है आपको सारे,
ठीक है। तो विलोम शब्द में आप सबसे पहले तो देखो कि आपको शब्द क्या दिया है, उस शब्द का अर्थ निकालने की कोशिश करो। जब शब्द के बारे में आपको पता चलेगा, शब्द से आप परिचित हो जाओगे, शब्द के बारे में आपको नॉलेज रहेगा या शब्द का अर्थ निकाल लोगे आप, तो ही क्या कर पाओगे, आप उसका सटीक विलोम बता पाओगे। अब हमें कपूत का उपसर्ग के माध्यम से हमें क्या पता चल गया, उपसर्ग के माध्यम से हमें कपूत का अर्थ पता चल गया कि कपूत का अर्थ क्या होता है, बुरा बेटा, जो माता पिता का आज्ञाकारी ना हो, जो माता पिता के कहने में ना चले, गलत रास्ते पे निकल चुका हो, ऐसे बेटे को क्या कहते हैं हम लोग, कपूत। ये हमें इसका अर्थ पता चला है, पर हमें अर्थ नहीं निकालना है, हमें हमारे प्रश्न में क्या करना है, विलोम निकालना है। तो कपूत मतलब जो माता पिता का आज्ञाकारी ना हो, बुरे रास्ते पर निकल चुका हो, कुपुत्र बेटा, है ना। ऐसे का अपोजिट क्या होगा, कपूत का उल्टा जो होगा सुपुत्र होगा, सुयोग्य होगा, आज्ञाकारी होगा। कपूत है तो उससे मिलता जुलता लॉजिक देना है आपको। कपूत है तब भले ही सुपुत्र होता है, कपूत सुपुत्र भी वही होता है, पर कपूत का आप सपूत देंगे क्योंकि उसके रिदम में जाना है आपको, इसके जैसा आपको बना के चलना है। कपूत का भले सुपुत्र होता है पर सुपुत्र न लगाकर जब सपूत दिया है तो कपूत का हम सपूत लगाएंगे। सुपुत्र जरूर होता है बट सपूत अगर ना होता तो हम क्या करते, सुपुत्र लगाते। बट जब सपूत दिया है तो कपूत का विलोम का जो पेयर बनता है, कपूत सपूत का पेयर, कपूत के साथ हमेशा सपूत का पेयर बनता है, इसलिए कपूत के साथ हम सपूत लगाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये वही हमने बात करी, कपूत के साथ सपूत एक दूसरे के क्या हो गए, ये विलोम हो गए। कपूत में क लगा उपसर्ग के रूप में, सपूत में स लगा उपसर्ग के रूप में। पूत का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूत का अर्थ क्या है, पूत का अर्थ जो है वो है बेटा। अब क लग गया तो क लग जाने से उसका अर्थ क्या हो गया, कुपुत्र, जो कि गलत रास्ते पे निकल चुका है, ऐसा बेटा कुपुत हुआ, कपूत हुआ। और सपूत मतलब स लग गया, इसका मतलब हुआ माता पिता का आज्ञाकारी, सद्गुणी बेटा। तो हमने देखा ना कि दोनों का जोड़ा विलोम का बनता है, कपूत के साथ सपूत। मैंने सुपुत्र क्यों नहीं लगाया, भले ही सपूत और सुपुत्र एक ही बात है, पर कपूत के साथ पेयर किसका बनता है, हमेशा सपूत का बनता है। तो जो पेयर बनता है उस पेयर को ही बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये लगाकर भी आएंगे तो भले मतलब उसका वही है, भले विलोम बनता है उसका, कपूत का सपुत्र सुपुत्र जो है वो विलोम बनता है, लेकिन पेयर को देखो कि सपूत है तो सपूत को टिक लगाना है, सपूत ना होता तब हम इसको लगाते। अभी हमारा फिलहाल आंसर क्या कहलाएगा, सपूत कहलाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे ही विलोम का चयन करना है, वापस से विलोम क्वेश्चन हमसे पूछ लिया उसने, विलोम क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या दिया है हमारे पास क्वेश्चन, उधार। ठीक है, हमारे पास शब्द दिया है हमको उधार, उधार का क्या करना है, हमको विलोम देना है। अब उधार क्या होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया ना, विलोम शब्द कभी भी कोई आए आपके पास, पहले आप उसका परिचय निकालो या फिर उसका अर्थ निकालने की कोशिश करो। अभी हमारे पास शब्द क्या है, उधार। उधार का मतलब क्या हुआ, सोचो पहले। उधार का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नगद में नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी से कुछ पैसा ले लेते हैं, कोई सामान ले लेते हैं वापस उसे लौटाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, उधार कहा जाता है। कि भाई थोड़े समय के लिए मुझे दे दे, मेरे पास आएगा तो मैं तो को लौटा दूंगा, मतलब उधार, ये वाली स्थिति को कहते हैं हम लोग उधार। ठीक है, अब उधार का अपोजिट क्या पैसा होगा, नहीं, पैसा और उधार का कोई संबंध ही नहीं है। उधार क्या है, उधार जो है हम कोई क्रिया करते हैं, उस क्रिया को उधार कहा जाता है। उस क्रिया के माध्यम से क्या होगा, भले पैसा इधर का उधर जाएगा वो अलग बात है, पर उधार का उल्टा तो पैसा नहीं हो सकता, उधार का विलोम तो पैसा नहीं हो सकता। पैसा रुपया दोनों एक ही श्रेणी के हैं। जब उधार का पैसा नहीं हो सकता तो उधार का अपोजिट, उधार का जब पैसा नहीं हो सकता तो उधार का अपोजिट रुपया भी नहीं हो सकता। ठीक है, पैसा रुपया उधार के माध्यम से आता जाता है, लेकिन उधार का विलोम हम पैसा या रुपया के रूप में नहीं बोल सकते। अब हमारे पास दो चीज बच जाती है, सूद या नगद। ठीक है, सूद यानी क्या होता है, सूद यानी ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो क्या उधार इंटरेस्ट के रूप में होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पैसा उधार लिया है या कुछ भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका अपोजिट जो है वो सूद बता दो। ब्याज चीज़ अलग हो गई। ब्याज चीज़ का मतलब ये हुआ कि जो पैसा आपने लगाया या जो पैसा किसी का लिया उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट जो है वो आपका सूद कहलाएगा।
है ना, वो चीज़ भी इससे अलग हो गई। तो ले दे के हमारे पास क्या बचती है बात, नगद बचती है। मतलब हम कह सकते हैं कि उधार, उधार का अपोजिट क्या कहलाएगा हमारा, नगद कहलाएगा। अगर हम उधार में क्या करते हैं, बिना पैसे की कोई चीज़ जो होते हैं वो सामने वाले से लेते हैं या देते हैं, और नगद में क्या करते हैं हम लोग, व्यवहार जो करते हैं वो कैश देकर करते हैं या कैश लेकर करते हैं। जो भी व्यवहार हमारा कैश के माध्यम से हो वो नगद होगा, और जो बिना कैश के माध्यम से हो वो क्या होगा, हमारा उधार कहलाएगा। तो उधार का परफेक्ट अपोजिट जो बनेगा वो है नगद। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही है। सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखो कि जो शब्द आपको दिया है उस शब्द का परिचय निकालो, शब्द का अर्थ निकालो, शब्द में क्या पूछा गया ये जानने की कोशिश करो। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी ना, तब तक आप इनके विलोम बना ही नहीं पाओगे और वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसी बात पर ध्यान रखकर क्या करना है, आपको आगे की तरफ बढ़ते जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि विलोम शब्द भी आएंगे और पर्यायवाची भी आएंगे। ठीक है, कोई सी भी एग्जाम हुई, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, पीएससी हो, कुछ भी हो, उसमें वो विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द पूछता ही है। जैसे विलोम शब्द आना अनिवार्य है कि आना ही आना है, ऐसे पर्यायवाची शब्द का भी एक क्वेश्चन आना ही है। तो आप पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द ये अच्छे से तैयार करते चलो। अब पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। हमारे पास शब्द दिया है हमको अर्जुन। पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मतलब ऐसा शब्द जिसका क्या हो, मीनिंग अपोजिट ना हो। अभी दो क्वेश्चन मैंने देखे ना, वो विलोम वाले देखे जिसमें उनका अर्थ क्या हो रहा था, विपरीत आ रहा था, अपोजिट आ रहा था। लेकिन अब पर्यायवाची जो है वो ऐसा नहीं है। पर्यायवाची का मतलब होता है जिनके अर्थ जो है अलग ना हो, जिनके अर्थ एक दूसरे से अपोजिट ना हो, जिनके अर्थ क्या हो, एक ही हो, एक जैसे हो। जिनके अर्थ एक जैसे हो, इसको हटाकर ये, इसको हटाकर ये कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, सूर्य, सूर्य को हम सूरज बोलते हैं, दिनकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं, आदित्य भी बोलते हैं। कितने सारे नाम है सूरज के। इन सभी नामों में से आप किसी भी नाम का यूज करो, बात सूरज की ही हो रही। चाहे आप उसको सूर्य बोलो, चाहे आप उसको दिनकर बोलो, चाहे भास्कर बोलो, चाहे रवि बोलो, चाहे आदित्य बोलो, मतलब किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। शब्द अलग अलग जरूर हैं, पर सभी शब्दों का एक ही मतलब निकलता है। सारे शब्दों को हम एक दूसरे के बराबर में रख सकते हैं, सबको एक दूसरे के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। सूर्य को भास्कर बोल सकते हैं, भास्कर को रवि बोल सकते हैं, रवि को आदित्य बोल सकते हैं, आदित्य को सूरज बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और जब ये स्थिति आती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तभी आपको समझ में आया विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों में क्या अंतर है। विलोम शब्द का अर्थ उस शब्द का अपोजिट, विपरीत, मतलब जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, अपोजिट हो गए, ये आपके विलोम है, अपोजिट है। जबकि समानार्थी या पर्यायवाची ऐसा नहीं होते। समानार्थी या पर्यायवाची में हम क्या करते हैं, विलोम अर्थ नहीं निकालते। इनका क्या होता है, एक जैसा बनने वाला अर्थ निकाला जाता है। इसीलिए इससे पर्यायवाची को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया समानार्थी। समानार्थी शब्द हमें निकालना तो है, बट वही लॉजिक यहां भी लगाना है। शब्द को पकड़ो आप, शब्द का परिचय आपको क्लियर होना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या है, क्या मतलब है शब्द का। अब ये शब्द का जो मतलब होगा उसके जैसा ही हमको एक मतलब वो ढूंढना है। शब्द का जो मतलब होगा उसके जैसा एक मतलब वो ढूंढना है, विलोम नहीं लगाना। वो शब्द को ही और क्या कहते हैं, जैसे सूरज को सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, ऐसे ही अर्जुन को और क्या क्या कहते हैं ये हमें ध्यान रखना है। अब अर्जुन कौन, पता है ना आपको, अर्जुन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। 5 पांडव, 5 पांडव में धनुषधारी, धनुर्विद्या का ज्ञाता जो था वो कौन था, अर्जुन। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था, अर्जुन के पास एक धनुष था, वो धनुष बहुत प्रसिद्ध धनुष था, उसी के नाम से अर्जुन जाना जाता था। उसके धनुष का नाम था गांडीव, गांडीवधारी अर्जुन कहते थे उसको। अर्जुन को पार्थ कहते थे, गांडीवधारी कहते थे। ठीक है, पांचवों जितने 5 पांडव हुए उसमें सबसे श्रेष्ठ धनुर्विद्या का प्रदर्शन का जो कह सकते हैं ज्ञाता वो था, वो अर्जुन था। और श्री कृष्ण भगवान का बड़ा प्रिय सखा था अर्जुन।
तो अर्जुन के बारे में आप जग जाहिर है जानते हैं कि अर्जुन, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें पता होंगी ना तो आप सटीक क्या हो विलोम भी निकाल पाओगे, और उसका सटीक अगर पर्यायवाची पूछा गया है तो वो पर्यायवाची भी बता पाओगे। तो पहली बात तो कि जो शब्द दिया गया है उस पर फोकस करिए कि उसका मतलब क्या है, उसका क्या जानते हो शब्द के बारे में। आप शब्द की सटीक जानकारी आप रख लोगे ना तो आप उसका विलोम भी बना पाओगे अगर विलोम पूछा है तो, और अगर आपसे पर्यायवाची या समानार्थी आपसे पूछा गया है तो वो भी आप छांट पाओगे। इसलिए सबसे पहली बात तो शब्द पे पकड़ करना आप सीखो। अर्जुन, अर्जुन को जैसा कि अभी मैंने आपको बता ही दिया, गांडीवधारी। गांडीव क्या है, उसका धनुष का नाम है। तो गांडीवधारी, गांडीव धनुष को धारण करने वाला कौन था, अर्जुन। अर्जुन को वैसे गांडीवधारी कहा जाता है। राकेश, राकेश तो बनेगा नहीं क्योंकि राकेश पर्यायवाची किसका है, चंद्रमा का। चंद्रमा को राकेश कहा जाता है, ठीक है। बाकी जगदीश तो ईश्वर को कहा जाता है, चंद्रशेखर भगवान शंकर को कहा जाता है ना। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, नेचुरल सी बात है। इसका जो आएगा वो है गांडीवधारी। गांडीव धनुष को धारण करने वाला वो कौन है, अर्जुन। इसी तरह से अर्जुन के पर्यायवाची और भी देखिएगा, पार्थ भी बोलते हैं इसको अर्जुन को, है ना। और भी बहुत सारे नाम हैं, वो आप देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दामन शब्द का समानार्थी। अब जरूरी नहीं है कि वो पर्यायवाची देगा, इस बार क्या उठा के दे दिया उसने हमको, समानार्थी दे दिया। इसका समानार्थी क्या होगा। अब समानार्थी शब्द हमें निकालना है तो समानार्थी शब्द हम कैसे निकालेंगे, वही पर्यायवाची सेम शब्द का फेरे, पर्यायवाची ना देकर समानार्थी दे दिया, मतलब समान अर्थ। समान अर्थ मतलब वही पर्यायवाची जिसका सेम मीनिंग हो वो शब्द आपको छांटना है, ठीक है। कौन से शब्द की बात की जा रही है यहाँ पर, दामन। दामन यानी क्या होता है, अब सोचिए आप, दामन शब्द की बात जब की जा रही है तो दामन शब्द के लिए हम क्या बोलेंगे, दामन शब्द किसे कहा जाएगा यहाँ पर। दामन शब्द का मतलब कहते हैं ना, दामन फैलाकर उसने दुआ मांगी। अब दामन फैलाकर, तो इस बात से, इस वाक्य से समझ में आ रहा है कि दामन फैलाना मतलब क्या हुआ। दामन का अर्थ यहाँ पर क्या निकलता है, दामन का अर्थ जो निकलता है ना वो हम चार से समझ के देखें। दामन का अर्थ आंचल होता है। आंचल मतलब माँ का आंचल, जो माँ क्या करती है, फैलाती है। और माँ का आंचल फैलाकर क्या करती है, वो अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है। अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती है तो नेचुरल सी बात है कि वो क्या फैलाएगी, आंचल फैलाएगी या दामन फैलाएगी। तो हमने क्या देखा, इसका समानार्थी देखा, पर्यायवाची देखा, किस रूप में देखा कि भाई दामन, दामन फैलाया या आंचल फैलाया, क्या फैलाया, बच्चे की लिए माँ ने। तो हमने यहाँ देखा कि दामन शब्द जो है वो किसका पर्याय हो गया, दामन शब्द जो है वो आंचल का पर्यायवाची हुआ। आंचल मतलब वो चुनरी, वो साड़ी जो माँ क्या करती है, अपने बच्चे के ऊपर फैलाती है, बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए, बच्चे की सुरक्षा के लिए, या ईश्वर से दुआ मांगने के लिए अपने बच्चे के लिए। अंक मतलब होता है गोद। क्या दामन का पर्यायवाची गोद हुआ, नहीं। दामन का पर्यायवाची आंचल हमने मान लिया, गोद तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई माँ की गोद में बच्चा बैठता है, मान लिया, पर आंचल और गोद एक दूसरे के पर्यायवाची तो नहीं हो सकते ना। आंचल चीज अलग हो गई, गोद चीज अलग हो गई, दामन चीज अलग हो गई, गोद चीज अलग हो गई। इसलिए दामन का अंक तो हो नहीं सकता, गोद हो नहीं सकता। पल्ला, पल्ला एक छोटा सा टुकड़ा होता है साड़ी का, पल्ला को भी हम आंचल या दामन पूरा नहीं कह सकते। आंचल या दामन क्या होता है, पूरा बड़ा होता है। आंचल का पर्याय हमेशा क्या बनेगा, आपका दामन बनेगा। दामन और आंचल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं, ये हमने समझा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम क्या करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे। डेली आप इस प्रकार से ये मेरे वीडियोस देखते रहेंगे जिससे कि आने वाली आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बेस्ट होगी। हिंदी का पार्ट आपका बिल्कुल सॉलिड जाएगा और एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तब आप कहेंगे कि नहीं, हमारी हिंदी क्या हो गई है, BSCS एकेडमी के कारण क्या हुई है, BSCS एकेडमी और BSCS एकेडमी पर पढ़ाने वाले मोदी सर के कारण क्या हुई, हमारी हिंदी बेस्ट हुई है। इस कारण से BSCS एकेडमी को इसका श्रेय जाता है कि आपके सामने ये सारे लेक्चर्स इस फॉर्म में लेकर आ रही है BSCS।
BSCS की ये बहुत बढ़िया प्रयास आपके लिए। यहाँ पर भी ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे बच्चे, उनके सामने मैं रहता हूँ ऑफलाइन क्लास में, तो ऑफलाइन क्लास में तो मैं सबको सामने ही बताता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन क्लास में ये है कि आप लोग नहीं आ पाते हैं, अगर आप कोशिश करिए कि आप यहाँ पर आकर हमारी ऑफलाइन क्लास को अटेंड करेंगे तब तो बेस्ट है। फिर तो आपको जो पूछना है वो सामने रहकर मुझसे पूछ पाएंगे और आपकी सारी क्यूरीज क्या कर पाएंगे, आप सामने रहकर सॉल्व कर पाएंगे। पर मान लीजिए अगर किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हैं और आप केवल यूट्यूब के वीडियोस देखकर या इस प्रकार के लेक्चर्स देखकर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो भी आपको BSCS से क्या होगा, मेरे लेक्चर से और BSCS से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से। बस ये है कि लेक्चर्स के कारण क्या है, लेक्चर्स में आपको जुड़े रहना है, डेली के डेली आपको लेक्चर्स देखते रहना है और लेक्चर्स को देखना जरूर है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। आप जितने ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हाँ हमने ये लेक्चर देखा है, टॉपिक्स हमारा ऐसे क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से बताई गई ये बात, डिटेल में बताई गई बात, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं उसके अंदर। तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, कमेंट्स होंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे। तो नेचुरल सी बातें और भी बहुत सारे नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स, नई नई चीज़ें आपके लिए क्या है, मैं आपके सामने BSCS के माध्यम से लाता रहूँगा और आपसे मैं जुड़ा रहूँगा। और अगर हो सके तो ज़रूर हमारे इंदौर शहर के अंदर इसको विजिट करिएगा, BSCS एकेडमी को, इंदौर की जानी मानी एकेडमी BSCS, जो आपके लिए ये सराहनीय प्रयास कर रही है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी क्या कर पाएं, बहुत अच्छे से कर पाएं और आप यहां पर आकर क्लास अटेंड करें तब तो बेस्ट है, क्योंकि आपको सब चीज़ें क्या मिलेगी हमारे द्वारा, बिल्कुल फेस टू फेस सामने मिलेंगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका यहां पर, हर क्यूरीज का सॉल्यूशन आपका हमारा आपके सामने हो पाएगा। चलिए, तो हम चौथे क्वेश्चन को देख रहे थे। चौथा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने दामन शब्द का पर्यायवाची निकाला, दामन शब्द का पर्यायवाची हमारा आंचल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हमारे SSC GD के अंतर्गत आने वाले हैं, जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया, उनमें से ही कोई भी क्वेश्चन उठाकर हमें दे देगा। ये सारे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, डेली के डेली हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, जिसका पहले जन्म हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका पहले जन्म हुआ हो, जो पहले पैदा हुआ, पहले पैदा होने वाले को क्या कहेंगे। मैंने कहा ना, जो चीज़ हमारी क्वेश्चन की है उस पर क्या करना है, आपको सबसे मेन फोकस करना है कि वो पूछ क्या रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही करते हैं, हाँ ठीक है ये पूछा, हाँ इसका तो ये आंसर है, लगा के चले आए जल्दबाजी में, और पता चला कि जल्दबाजी में वो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बाहर आके रोने से कुछ नहीं होना है, जल्दबाजी में हम गलत तो करके आ ही गए, वो नंबर तो हमारा चले गया ना। इसलिए क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी ना करते हुए हमारे दिमाग को शार्प बनाओ, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नहीं इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, कंफर्म ये क्वेश्चन पे ये पूछा है, अब इस क्वेश्चन का जवाब ऐसा निकालना है मुझे। देखें क्या होता है, जिसका पहले जन्म हुआ हो, पहले जन्म हुआ हो, जो पहले पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे, जो पहले, प्रथम बोलेंगे उसको, जो पहले जन्म हुआ है जिसका। नवजन्म, नवजन्म तो हो गया नया जन्म, तो नवजन्म तो आएगा नहीं, ठीक है। अग्रज, अग्रज ने पहले, जिसका पहले हुआ हो, दो भाई अग्रज और अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। अग्रज बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ, और अनुज छोटा हुआ क्यों, क्योंकि उसका जन्म बाद में हुआ। तो अग्रज क्या हुआ, बड़ा, जिसका जन्म जो है वो पहले हुआ, और अनुज जिसका जन्म बाद में हुआ वो क्या कहलाया, अनुज, अग्रज से बाद में। तो अनुज तो आना नहीं है क्योंकि इसका जन्म क्या हुआ है, बाद में हुआ है। ऐसे चार ऑप्शन हमारे पास में आते हैं ना, चार ऑप्शन में से क्या करना है हमको, इस तरह से जो ऑप्शन नहीं लग रहे उनको सबसे पहले हटाओ, जो ऑप्शंस हमारे पास लग रहे कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है, उन ऑप्शंस पर केवल ध्यान देना है। चारों को एक साथ लेके कभी नहीं चलना। चार में अगर सोचोगे ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा, कंफ्यूजन वाले काम नहीं करना। अभी हमने तुरंत देखो चार ऑप्शन में से क्या किया, जिसका पहले जन्म हुआ हो, नव जन्म, नया जन्म हो नहीं सकता, हटा दिया। अनुज ने छोटा, छोटे का जन्म बाद में होता है, वो भी लॉजिक फॉलो नहीं होता, दो को हटा दिया। अब बात आती है हमारी प्रथम के ऊपर या अग्रज के ऊपर, प्रथम होगा या अग्रज होगा।
जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम प्रथम कैसे बोलेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। अग्रज मतलब आगे आगे, पहले पहले। प्रथम होता है, बिल्कुल होता है, पर जो पूछा गया है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका? अग्रज। अगर अग्रज ना बनता तो वह अनुज नहीं देता। अग्रज है तब तो उसने अनुज ऑप्शन दिया है। अगर अनुज नहीं देता, कुछ और ऑप्शन देता, तो हम शायद प्रथम को भी लगा जाते। लेकिन जब उसने अग्रज और अनुज दोनों का जोड़ा दे दिया हमको, इसका मतलब कि हमें प्रथम न चुनते हुए क्या चुनना है? यहाँ पर अग्रज को चुनना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए क्या करना है हमको? उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखो, फिर हमें क्या करना है? क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए चारों ऑप्शन में से उसको देखो। चारों ऑप्शन में से जो नहीं लग रहे, जो लग रहा है कि ये होगा ही नहीं, उन्हें हटा दो। जो लग रहा है कि हाँ ये दो हो सकते हैं, उनमें आप क्या करो? डिसाइड करो कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या होगा, वही निशान लगाना है हमको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी हमारे सिलेबस में है। देखो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पर बच्चों जैसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कि हाँ ठीक है लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, ना बिल्कुल नहीं। ऐसे जो नर्सरी KG1 के बच्चे वाले क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। देख लो आप ऑप्शन को, कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा। चारों ऑप्शन ऐसे दिए कि आप देख के नहीं बता सकते कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हाँ, देख के नहीं बता सकते। ये ऐसा नहीं लिखा है कि शेर, कुत्ता, बिल्ली और गीदड़, इनमें से आपका स्त्रीलिंग कौन सा हुआ या पुल्लिंग कौन सा हुआ, ना। ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं आते। ऐसे ही या तो 4 गुण दे देगा, या 4 इस प्रकार की अवस्थाएं दे देगा, या कुछ भी इस प्रकार के हमारे से संबंधित कुछ भी विशेषण वगैरह कुछ भी दे देगा। उन पर आधारित आपसे वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछेगा। यहाँ बच्चों याद रखना, सबसे ज़्यादा गड़बड़ यही होती है। आप यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अरे क्या है, लिंग ही तो पूछा है, क्या पुल्लिंग बताना नहीं आता हमको? क्या स्त्रीलिंग बताना नहीं आता? क्या बच्चों से बातें कर रहे हो? ऑप्शन को देखा, अरे बता देंगे इसमें से कौन सी बड़ी बात है पुल्लिंग, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, तो ये होगा ही होगा ना। ऐसा नहीं है। यही हड़बड़ी और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारा ये क्वेश्चन गलत कर देगा और हमारा 1 नंबर चला जाएगा। बिल्कुल 1 नंबर चला जाएगा। इसलिए ये नहीं करना है हमको। भले ही वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछ रहा है, पर ऑप्शन को भी तो देखो। ऑप्शन बच्चों जैसे नहीं दिए उसने, कोई विशेषण, कोई गुण या कुछ भी इस तरह की चीज उठा के दे दी जिसमें से हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बताना है। चलिए आपसे एक ऑप्शन पूछता हूं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बता सकते हो आप? ट्रक, स्कूटर, हवाई जहाज और बाइक, इनमें से स्त्रीलिंग बताओ। ट्रक, हवाई जहाज, स्कूटर और बाइक। आप बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो आप, इसमें से कैसे बताएंगे हम पुल्लिंग स्त्रीलिंग? चारों के चारों जो आपने वाहनों के नाम बोल दिए, वाहनों में भी कोई लिंग होते हैं क्या? हाँ, यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं लिंग पर। इनके लिए सबसे सरल तरीका है बच्चों कि इनके आप प्रयोग बना के देखो। प्रयोग से आपको इजीली पता चलेगा कि लिंग क्या है। ट्रक खड़ा है, हवाई जहाज खड़ा है, स्कूटर खड़ा है, बाइक खड़ी है, तो बाइक क्या हुआ आपका? स्त्रीलिंग हुआ। ऐसे ही इन विशेषण या गुणों में भी यही करना है आपको। लिंग पता लगाने के लिए आपके लिंग के एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, श्योर बोल रहा हूं। बनाओ, पुल्लिंग शब्द छांटना है। वह कपट करने में चतुर है, उसका कपट पकड़ा गया। सुंदरता, उसकी सुंदरता जग जाहिर है। मूर्खता, उसकी मूर्खता और निद्रा, ठीक है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग हुआ इसमें से? कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा। निद्रा क्या हुई? स्त्रीलिंग हुई। जबकि कपट, सुंदरता, मूर्खता तीनों क्या है? पुल्लिंग। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग, जबकि यहां पर एक मिस प्रिंट हुआ है, नहीं है आएगा? कपट होता है, सुंदरता होती है, मूर्खता होती है,
निद्रा होती है, क्या यहाँ पर हम कपट को बोल सकते हैं? कपट को हम बोल सकते हैं, ये कपट होता है इसमें, ध्यान दीजिएगा। सुंदरता होती है, मूर्खता होती है, निद्रा आती है, पर कपट होता है। कपट होता है ये बताया गया है हमको, कपट होता है, इसलिए कपट शब्द को क्या मानेंगे हम यहाँ पर? पुल्लिंग मानेंगे। कपट शब्द को पुल्लिंग। ऐसे लिंग के क्वेश्चन आएंगे आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे आप। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? शब्द हमारे सामने कौन सा? विज्ञान। विज्ञान शब्द में हमसे उपसर्ग पूछा, उसने उपसर्ग क्या? देखिए, वी प्लस ज्ञान। तोड़े इसको, तोड़ने पर क्या आ रहा है? ज्ञान शब्द अपने आप में, अभी मैंने बताया ना उपसर्ग आपको लॉजिक, कि यहाँ मानक शब्द होना चाहिए और ये शब्दांश होना चाहिए। मानक शब्द ज्ञान, बचा क्या हमारे पास? वी। सीधी सी बात, वी, जरूरत ही नहीं है बाकी विचार करने की, इसलिए वी क्या बना हमारा? उपसर्ग, क्योंकि ज्ञान में वी तो निकलेगा जो शब्दांश है, इसलिए विज्ञान में से क्या निकला? वी उपसर्ग बाहर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? बात कर रहे हैं संज्ञा। बताइए संज्ञा क्या होती है? किसे कहती है संज्ञा? हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो ना परिभाषा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के ये 4 प्रकार, 5 होते, 4 हमें दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, शहर का नाम, वस्तु का नाम, पर पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये हुआ, क्या परिवार किसी का नाम है? ना, नाम नहीं है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुई। समूहवाचक संज्ञा, परिवार क्या कलेक्शन है किसी चीज का? समूहवाचक संज्ञा, क्या परिवार किसी चीज का कलेक्शन है? हाँ, कलेक्शन है, सदस्यों का कलेक्शन जो परिवार में रहते हैं, तो बिल्कुल ये क्या हो गया? आपका समूह बन गया। फिर भाववाचक, भाव है क्या परिवार? भाव तो हो नहीं सकता। द्रव्य, कोई वस्तु है क्या परिवार? ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बात आई हमारे पास? परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा हुआ। जैसे सेना, सैनिकों का समूह, गुलदस्ता, फूलों का समूह, ऐसे परिवार सदस्यों का समूह, घर में रहने वाले सदस्यों का समूह। तो क्या बन गया? ये परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा हुआ। समझ में आ रही बात? तो संज्ञा के प्रकार जानते हो ना आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जा सके। जातिवाचक संज्ञा होती है जो उसमें नहीं दिया है। जातिवाचक संज्ञा मतलब जिससे किसी जाति का बोध हो। फिर समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा, जो भाव गुण बताए। द्रव्यवाचक, जो पदार्थ के बारे में बताए। ऐसे तो यही है कि आप जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या दिया है। उस क्वेश्चन को समझोगे तभी तो क्या कर पाओगे आप? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन निकाल पाओगे। क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो फिर आप कैसे करोगे 4 ऑप्शंस? इसलिए सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी आपको मैंने बताया ना कि क्या 4 ऑप्शन आपको पुल्लिंग के दिए थे, पुल्लिंग निकालना था 4 ऑप्शन में से कि पुल्लिंग कौन सा है। तो हमने उसके वाक्य बना के देखे, हमको फटाक से पता चल गया कि हाँ वीरता जो है क्या होता है वीरता का। यस के पहले जो ऑप्शन थे है ना, उसमें से हमने देखे 3 तो स्त्रीलिंग बना रहे थे और 1 ही पुल्लिंग बन रहा था। तो जो पुल्लिंग बन रहा था उसमें शब्द को बाहर कर दिया। ऐसे अब गीदड़ शब्द दिया है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेचुरल सी बात है यार, गीदड़ क्या है? पुल्लिंग है। गीदड़ पुल्लिंग है तो उसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाने जाएंगे तो स्त्रीलिंग बनेगा तो सही, पर वो शब्द भी क्या होना चाहिए? हमारा मानक होना चाहिए। अमानक शब्द थोड़ी रखते हैं हम। अब गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या गिदड़नी होता है? गिदड़ोन होता है? गिदड़ोन होएगा, गिदड़नी होगा, गिदड़ो होगा या गिदड़िया होगा? क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग। गिदड़ोन तो नहीं होगा, गीदड़ो भी नहीं होगा, गिदड़िया भी नहीं होगा, पर गिदड़नी एक बार हम फिर भी मान सकते हैं, गीदड़ का गिदड़नी। बट गिदड़नी शब्द भी हिंदी के हिसाब से क्या है? सही नहीं है।
होना ये चाहिए गीदड़ जो है उसका क्या आना चाहिए, मादा गीदड़ बनना चाहिए, सही ऑप्शन। बट ठीक है, ऑप्शन हमारे पास मादा गिदड़ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या लगाएंगे हम, गिदड़ नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी गिदड़ोन, गिदड़ो, गिदड़िया ये शब्द तो अमानक ही हो गए, ये शब्द हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमारा फिलहाल जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन ये चुन सकते हैं। बाकी एक्चुअल में जो सही शब्द बनना चाहिए था वो होना था मादा गीदड़, क्योंकि गिदड़ तो खुद अपने आप में नर गिदड़ है ही ना, वो नर या मादा के रूप में क्या होते हैं, ऐसे शब्दों के जो है वो लिंग बदले जाते हैं। चलिए बदलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो। एक लाइन दे दी है आपको, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपके सिलेबस में, जिसका कोई अंत ना हो। ऐसे बहुत सारे वाक्य पढ़े होंगे आपने, लंबे लंबे वाक्य दिए होंगे, उसका एक सटीक क्या है शब्द आपको दिया गया। जिसका कोई अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, समाप्त ना हो, आखिरी ना हो, जिसका कोई, अनादि, अखंड, अनंत या अनश्वर, जो हमारा क्वेश्चन उससे संबंधित आंसर होना चाहिए। जिसका कोई अंत ना हो, अनादि नहीं हो सकता, अनादि मतलब जिसका कोई आदि ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, आदि मतलब शुरुआत, जिससे कोई शुरुआत ना हो, शुरुआत वाली तो बात बोली ही नहीं उसने, इसलिए अनादि नहीं लगाएंगे। अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, टुकड़े वाली बात भी नहीं बोली उसने। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहा जाता है अनंत। अनश्वर, जिसको नष्ट ना किया जा सके, जो नाश ना हो, नाश को प्राप्त ना हो, जो नष्ट ना हो सके, तो नष्ट वाली बात भी नहीं बोली, खंड वाली बात भी नहीं बोली, आदि वाली बात भी नहीं बोली, अंत वाली बात बोली है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, अंत पर ही जाके टिकेगा। जिसका कोई अंत ना हो वो क्या कहलाएगा, अनंत। जैसे कि ईश्वर को अनंत कहा गया है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है। ऐसे आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो, क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है उस पर फोकस करो, तब जाकर फिर क्या है 4 ऑप्शन आप देखो, 4 ऑप्शन में से 100% आपको आपका आंसर परफेक्ट मिलेगा, आप गलती नहीं करोगे। पर ये जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को समझना, फिर 4 ऑप्शन को देखना, आपको सटीक आंसर मिलेगा। 2 ऑप्शन तो पहली फुर्सत में गलत मिलेंगे, उनको हटा दो, बाकी 2 बचे उस पर लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाओगे तो आप सही आंसर दे पाओगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखकर क्या करिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द ही देना है वापस, जिसे बुलाया न गया हो। ध्यान दीजिए क्या पूछा है हमसे, जिसे बुलाया न गया हो, नहीं बुलाया जिसे, क्या कहते हैं उसको, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत, अतिथि, आगंतुक या परमेश्वर। जिसे बुलाया न गया हो, बिना बुलाए जो आए, उसे क्या कहते हैं, अतिथि। अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कभी भी आ जाए जो, वो अतिथि। आगंतुक यानी अजनबी व्यक्ति कभी आ जाए उसको आगंतुक कहते हैं। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर भी नहीं है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, अनाहुत, आहुत यानी बुलाना, और अनाहुत मतलब जिसे ना बुलाया गया हो, नहीं बुलाया फिर भी आ गया। जबकि आप अतिथि मत मान लेना इसको, अतिथि तो अपनी मर्जी से कभी भी आ जाता है, उसे बुलावा नहीं दिया हमने, उसके आने की तिथि निश्चित नहीं है, कभी भी आके बैठ जाएगा तो वो अतिथि होता है, मेहमान जिसको कहते हैं। पर जिसे बुलाया न गया हो फिर भी वो आ गया है, सबको बुलाया उसको नहीं बुलाया फिर भी वो आ गया, तो उस दशा में वो क्या कहलाएगा, अतिथि भी नहीं होगा, उस दशा में वो अनाहुत कहलाएगा। आहुत का अपोजिट हुआ अनाहुत। आहुत यानी बुलाना, अनाहुत यानी जिसे कभी बुलाया ना गया हो। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य ही एक वचन के रूप में होगा, हमेशा एक वचन ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। बताइए, ध्यान से देखेंगे, जो हमेशा एक वचन में ही रहेगा, जिसका वचन नहीं बदलेगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे नदी एक वचन है, नदियां बहुवचन हो गया। ऐसे ही एक से ज्यादा जो हो वो बहुवचन में चला जाता है हिंदी में। 4 शब्द दिए आपको, अब इन चारों शब्द पे ध्यान देके बताना है हमको।
एक वचन ही रहेगा जिसका बहुवचन नहीं होगा। जनता, दर्शन, कवि, नेता। जनता का क्या बन सकता है? जनता। चलो अभी अपन समझते हैं किसको हटाएंगे, पहले तो उस पर बात करें। पहले आप बहुवचन बनाओ उनके। अभी उसने क्या बोला, कौन सा शब्द एक वचन में ही होगा, एक वचन में होगा वो चीज़ हमको छांटनी है। पर अपन देखें तो सही किसका वचन बदल जाता है। जिसका वचन बदल जाता है वो उसमें नहीं रखेंगे। जिसका वचन नहीं बदलेगा, जो एक वचन में ही रहेगा, जिसका बहुवचन हो ही नहीं सकता, वो ही यहाँ आएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमेशा एक वचन के रूप में ही रहेगा, जिसका बहुवचन नहीं होगा, एक वचन ही रहेगा, मतलब बहुवचन होगा ही नहीं। अब आप देखो 4 शब्द आपके जो हैं, इनमें अगर किसी का बहुवचन बनता है क्या? बहुवचन अगर बनता है किसी का तो उसे नहीं रखना है। वचन बदल गया तो फिर हमारे क्वेश्चन को फॉलो नहीं करा ना उसने। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नेता, नेताओं, वचन बदल गया, एक वचन में कहाँ रहा वो? ठीक है, नेता का नेताओं बन जाता है। और उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि वह शब्द हमेशा नित्य एक वचन में ही रहेगा, उसका वचन बदल ही नहीं सकता, वो शब्द ऐसा रहेगा। ऐसा शब्द छांटना है, इसका बहुवचन नहीं हो सकता, जो हमेशा एक वचन रहेगा। पर यह नेता शब्द का नेताओं हो गया, मतलब बहुवचन बन गया नेताओं के रूप में, इसलिए यह ऑप्शन नहीं आएगा। कवि का कवियों, यहां भी बहुवचन बन गया, ये भी एक वचन नहीं रहा। दर्शन का दर्शनों, उनके दर्शनों से मैं तृप्त हो गया, दर्शनों। लेकिन जनता का जनतो नहीं होता, जनता शब्द हमेशा एक वचन में ही रहता है। इसलिए ये शब्द कौन सा है आपका, कौन सा ऑप्शन सही कहलाएगा आपका? जनता कहलाएगा। जनता का जंतो, जनते, जनताएं कभी सुना है? नहीं। ये शब्द ऐसा है, भले ही उसमें भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पर शब्द हमेशा वो क्या रहता है? एक वचन में ही रहता है, उसका बहुवचन नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं आगे। रात्रि के लिए पर्यायवाची का चयन करें। रात्रि के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा? रात्रि, रात्रि का मतलब पर्यायवाची समझते ना, सेम मीनिंग, समानार्थी बताना है। रात्रि इन्हें रात को क्या कहेंगे? और रात को क्या कहेंगे? रात को क्षमा बोलेंगे? अरे नहीं, रात और क्षमा में कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, किसी तरह का कॉम्प्रो ही नहीं है दोनों में। रात्रि चीज अलग हो गई, क्षमा चीज अलग होगी, दोनों समानार्थी कैसे हो जाएंगे? क्षमा इन्हें होता है माफ करना, रात्रि इन्हें होता है रात, दोनों को आपस में तालमेल ही नहीं बैठता। तमीचर, तमीचर मतलब होता है जो रात के अंदर जागे, रात के समय जो विचरण करे वो तमीचर कहलाते हैं। तम इन्हें होता है अंधेरा, अंधेरे में रहने वाला वो तमीचर कहलाता है, मतलब रात के समय विचरण करने वाले। जैसे कि राक्षस, राक्षस कहलाते थे आपके तमीचर, तो ये भी नहीं आएगा। अमा या विभावरी, विभावरी रात्रि को कहा जाता है, अमा भी नहीं होता, अमा शब्द ही नहीं है कोई मानक शब्द, तो विभावरी मतलब रात्रि को कहा जाता है विभावरी, रात्रि के समय को ये कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्दों पर क्या करना है आपको? ध्यान देना है। ध्यान दोगे तो आपके सारे जवाब सही जाएंगे, कुछ भी गलती ना होगी। पराक्रम के लिए विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द बताना है पराक्रम का। पराक्रम समझते हैं ना, युद्ध में दिखाए जाने वाला शौर्य, पराक्रम, बहादुरी है ना, पराक्रम। पराक्रम का क्या बताना है इस बार आपको? विलोम। और किसका बताना है? पराक्रम का। पराक्रम यानी बहादुरी, वीरता, उसका अपोजिट करना है हमको। भीरुता यानी डरपोकपन, नहीं, डरपोकपन कैसे होगा पराक्रम का उल्टा? दुविधा, दुविधा मतलब संशय की स्थिति ना, पराक्रम का उल्टा तो दुविधा भी नहीं होता। ठीक है, पराक्रम का फिर क्या आएगा? आलस, आलसीपना होता है क्या पराक्रम का? नहीं, पराक्रम का मतलब वीरता, बहादुरी, और दुर्बलता मतलब क्या होता है? कमजोरी। तो पराक्रम यानी शक्तिशाली और दुर्बल व्यक्ति उसका अपोजिट। तो हम पराक्रम का अपोजिट क्या बता सकते हैं यहाँ पर? दुर्बलता। ठीक है, जो दुर्बल व्यक्ति होगा वो पराक्रमी कभी नहीं हो सकता, और पराक्रमी व्यक्ति कभी दुर्बल नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में क्या है? कंट्रोवर्सीज हैं, दोनों आपस में क्या एक दूसरे का विलोम है। तो पराक्रम का उल्टा हमेशा ना तो आलस्य, आलस्य का क्या होगा? अगर आलस्य का विलोम निकालेंगे तो स्फूर्तिवान होता है,
आलस्य का पराक्रम नहीं होता, पराक्रम की दुर्बलता होती है। पराक्रम यानी शक्ति, जबकि उसका अपोजिट होता है दुर्बल यानी कमजोर। ठीक है, इस तरह से शब्दों पर क्या कीजिए, आप बात कीजिए। शब्दों पर आप बात करते रहेंगे तो शब्दों को पकड़िए, शब्दों पर फोकस करिए कि शब्द में पूछा क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि आप उन प्रश्नों के जवाब सटीक दे पाएंगे, आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। इस बात का विशेष ध्यान आपको देते रहना है। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग हर्ष। क्या निकालना है इस बार इसका? इस बार भी हमें क्या करना है, हर्ष का विलोम बताना है। अब बताएं हर्ष यानी क्या होता है? मैंने बताया ना कि जो शब्द में पूछा गया है उसी पे फोकस करना है। हर्ष यानी क्या हो सकता है? हर्ष यानी होता है खुशी, प्रसन्नता, हर्ष का मतलब होता है। पर उस चीज का क्या करना है, हमको अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो हर्ष का जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। हर्ष का प्रसन्नता होता है, पर अगर वो प्रसन्न देता तो हम अप्रसन्न लगाते। जब उसने प्रसन्न नहीं दिया तो हम अप्रसन्नता कैसे लगा सकते हैं? हर्ष का शोक होगा या विषाद या दुख? हर्ष का शोक होगा। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख। ठीक है, विषाद और दुख भी होते हैं, पर जो जोड़ा बनता है हर्ष के साथ वो किसका होता है? दुख के साथ सुख का बनता है, विषाद के साथ सुख का बनता है, हर्ष के साथ हमेशा शोक का बनता है। इसलिए हर्ष और शोक का जोड़ा है तो हर्ष के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा विलोम में शोक लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पता है कारक क्या होते हैं? नहीं पता? अगर ये आपने पढ़े हो करता, देखिए ये आपका है पहला कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा फिर संप्रदान के लिए अपादान से, पर ये से कौन सा है? अलग हो जाने वाला। ठीक है, संबंध में आएगा आपका का, की और के, और लास्ट है आपका अधिकरण का में और पर। संबोधन भी होता है एक, बाकी ज़्यादातर हम यहीं तक बात करते हैं। अब वृक्ष पर क्या आ गया यहाँ पर? पर का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? पर का प्रयोग हमारा हो रहा है अधिकरण में। तो ये चीज़ अगर आपको आती है तो आप तो देख के बता दोगे किसका आंसर क्या होगा। कर्म में हमेशा क्या लगता है? को, वहाँ को है ही नहीं। संप्रदान में के लिए आता है, वहाँ पे के लिए भी नहीं लिखा है। अपादान में से आता है, से भी नहीं है। वृक्ष पर लिखा है, पर लगाए मतलब निश्चल सी बात है कि इसमें क्या आएगा आपका? अधिकरण कारक लगा हुआ है। इस तरह से ये चार्ट याद रखिएगा, इस चार्ट के माध्यम से आप कारक वाला कोई सा भी प्रश्न जो है वो बड़ी आसानी से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सज्जन का उपसर्ग क्या है? सज्जन, सतजन मतलब जो आएगा आपका सज भी नहीं आएगा, सज्ज भी नहीं आएगा, सत प्लस जन। याद रखिए ये सत प्लस जन से हमेशा क्या बनता है? सज्जन। व्यंजन संधि का लॉजिक है, व्यंजन संधि लगी इसमें, ये वाला त जो है ये क्या होता है? ज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये वाला त ज में बदल जाता है तो जाकर क्या बनता है? वो सज्जन बनता है। तो ये सब भी संधि के लॉजिक में आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में तो मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस पूरे कर देता हूँ आगे के, बट संधि का लॉजिक में मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। बहुत सारी चीज़ें संधि समास वगैरह ये आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। वायु किस तरह का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशी? वायु विदेशी तो है नहीं, हमारे देश का शब्द है। देशज मतलब गांव खेड़ों की भाषा का शब्द भी नहीं है। वायु आपका तत्सम है, शुद्ध शब्द है। वायु का अपोजिट या तद्भव जो होता है वो हवा होता है। हवा जो है वो तद्भव हुआ, लेकिन वायु जो है वो तत्सम। शुद्ध शब्द जो होते हैं संस्कृत भाषा के वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। तो वायु शब्द शुद्ध शब्द है, इसलिए वो हुआ आपका तत्सम शब्द। रचना या बनावट के आधार पर घर किस प्रकार का शब्द है? रचना या बनावट। अब आपको पता होना चाहिए रचना या बनावट के आधार पर घर, घर शब्द को तोड़ा जा सकता है।
तोड़ने के बाद क्या उसके अर्थ रहते हैं? अर्थ का जो शब्द अलग अलग हो जाएंगे, उसके अक्षर अलग अलग होंगे घर शब्द को तोड़ने पर, तो उस अर्थों का कोई मतलब निकलता है? नहीं। ये रहा घर, घर शब्द को मैंने तोड़ दिया, घ और र, ना घ का कोई अर्थ है ना र का कोई अर्थ है। ऐसी कंडीशन जब भी आती है वो किस में आती है? रूढ़ में आती है। रूढ़ या मूल शब्द है ये, रूढ़ या मूल शब्द जिसका कोई अर्थ अक्षर के टूटने पर या शब्द के टूटने पर, अक्षर के अलग अलग हो जाने पर कोई अर्थ ना रहे, उसे रूढ़। यौगिक तो जोड़े के रूप में आता है, योग रूढ़ भी जोड़ने पर आता है, ठीक है। बाकी रूढ़ शब्द जो है वो अक्षर के टूटने पर कोई अर्थ ना देवे, उसे हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। चलिए आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। भागीरथ का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हमें बताना है। भागीरथ जो गंगा को लेकर आए, गंगा का संबंध है भागीरथ से। तो भागीरथी जो है वो एक नदी नहीं है, यमुना नहीं है, नरझरणी नहीं है। भागीरथ का संबंध किससे है? गंगा से, क्योंकि आपको पता है स्वर्ग में तपस्या, गंगा जो है एकमात्र एक ऐसी नदी है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका संबंध 3 देवों और 3 लोकों से है। गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली, ब्रह्मा जी के कमंडल में समाई और ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शंकर के मस्तिष्क पर आई, तो 3 देवों के साथ संबंध हुआ। फिर भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी क्या है, गंगा को दर्जा दिया गया है, मतलब प्रथम पत्नी के रूप में। फिर 3 लोक का संबंध है गंगा से, स्वर्गलोक में भी बहती है स्वर्ग गंगा के रूप में, पृथ्वी पे बहती है भागीरथी के रूप में, और पाताल में बहती है पाताल गंगा के रूप में। तो बच्चों आज आपने देखा एसएससी जीडी में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने लाया, इन क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इन प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपके सामने काफ़ी विस्तार से बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि मेरी ये सब बातें जो मैंने आपको समझाई ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, आपकी तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी सहायक होंगी, जिससे कि आप क्या कर सकोगे, अपनी तैयारी के अंदर काफ़ी अच्छे से कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली होकर जवाब दो, कॉन्फिडेंटली होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर दुविधा वाली बातें ना रखो, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद फिर 4 ऑप्शंस को देखो, उन ऑप्शन में से जो गलत जा रहे हैं उन ऑप्शंस को पहले हटा दो, जो लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं, जो लॉजिक को फॉलो करते हैं उन ऑप्शंस को ध्यान देकर क्या करो, उसको टिक लगाओ, डन श्योर आपके आंसर्स क्या होंगे, बिल्कुल सही जाएंगे। इसी तरह के और भी मैं लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में डेली आपके लिए क्या करूँगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, जिससे कि आपकी आने वाली एग्जाम एसएससी जीडी ये आपकी क्या होगी, बेस्ट होगी। और हिंदी का पार्ट आपका क्या होगा, इसके अंदर बेस्ट रहेगा। हिंदी में आपको 100% जितने क्वेश्चन पूछा है उतने ही क्वेश्चन के जवाब क्या कर पाओगे आप, 100% तरीके 100% आप दे पाओगे। हिंदी आपके क्या करेगी, परसेंटेज को या आपके क्वालिफाई कट ऑफ के नज़दीक आपको ले आएगी, आप मतलब अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में और भी बताता रहूँगा, और भी नई नई चीज़ें मैं आपकी जानकारी आपको देता रहूँगा। तो यही है कि BSCS एकेडमी का ये जो प्रयास है और उसके माध्यम से जो मैं जुड़ा, मोहन मोदी आपके सामने ये हिंदी के वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ये अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, आपको समझ में आया है सब कुछ, तो आप कोशिश करिए हमारे BSCS एकेडमी को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के साथ साथ अगर हो सके तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को इंदौर में हमारे सेंटर को ज़रूर विजिट करिए। ऑफलाइन क्लासेस में आपको बिल्कुल वो चीज़ें सामने मिलेंगी, जिससे आप क्या कर पाएंगे, हमारे आप और हम आपके सामने रूबरू हो पाएंगे, और आपकी सारी क्यूरीज को मैं आपके सामने बैठ कर क्या कर पाऊँगा, सॉल्व करवा पाऊँगा। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो भी आप मेरे लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहिए, जिससे कि आप इन लेक्चर्स के माध्यम से क्या कर पाएंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यही इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल को इस प्रकार से देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस क्या हो, समय पर प्राप्त होते रहे। इसमें आपका ये है कि आपका कोई लेक्चर कोई छूटेगा नहीं, लेक्चर आप क्या कर पाएंगे, टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अब लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। व्यूवर्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास लाइक्स आएंगे, कमेंट आएंगे, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे, और BSCS का प्रयास है वो आपके लिए बना रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे मैं आज के लिए विदा लेता हूं। कल के लेक्चर में फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सभी को शुभ मध्याह्न, शुभ रात्रि।